क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में ग्रो किया जाता है और इस तरीके से कल्चर मीडियम में ग्रो करके उनकी कॉलोनियाँ प्राप्त की जाती हैं, यानी उनकी संख्या बढ़ाई जाती है। अब आगे का जो चैलेंज है वो इन बैक्टीरिया को अपने काम के लिए स्टोर करना। तो आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हाउ वी विल स्टोर द बैक्टीरिया फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। बैक्टीरिया की जो स्टोरेज है वो दो प्रकार से की जाती है। एक तो वो जैसे कि बैक्टीरिया को हम रोज़ यूज करते हैं निकाल के, जैसे लेबोरेटरी में हमने बैक्टीरिया को कल्चर किया और उस कल्चर से हमने थोड़ा सैंपल लेके काम किया, जो बाकी बचे उनको हमने रख दिया नेक्स्ट के लिए, यानी कल के लिए, परसों के लिए या आगे जब भी हफ्तों में या महीनों में जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, देन भी अगेन put out them from the storage device and perform our work। तो इस तरीके से अगर स्टोरेज का काम फॉर फ्यू डेज किया जाता है या अप टू फ्यू मंथ किया जाता है, then it is known as short term storage। And if we store bacteria for more than 1 years, it means if we store them for many years, then such type of storage is known as long term storage। तो दोनों प्रकार के स्टोरेज में चूंकि अलग अलग समय के लिए हम रखते हैं, तो दोनों प्रकार के स्टोरेज में उनकी मैकेनिज्म अलग हो जाती है। शॉर्ट टर्म स्टोरेज में सामान्य विधियों से ही स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि कुछ ही दिन के लिए हमें उन्हें रखना होता है, जबकि लॉन्ग टर्म स्टोरेज में हमें कुछ विशेष सावधानियां अपनानी पड़ती हैं, जिससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी सेल जीवित बनी रहे, वायबल रहे, अदरवाइज वो डेड हो जाएंगे और उन पर हम फिर कोई अपना स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, व्हेन स्टोरिंग microbial sample for later experiment, it is important to use the correct technique so that the sample remain free from contamination and genetic change until they are ready to be used। तो जब बैक्टीरिया या माइक्रोबियल सैंपल को स्टोर किया जाता है बाद के एक्सपेरिमेंट के लिए, ये ज़रूरी है कि उन्हें इस तरीके से स्टोर किया जाए, यानी ऐसे टेक्निक का इस्तेमाल किया जाए जिससे जो सैंपल है उसमें किसी तरीके का मिलावट ना हो, वो कंटामिनेशन से फ्री रहे और उनमें किसी तरीके का जेनेटिक चेंज ना होने पाए। क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टोरेज के दौरान जिस मीडियम में हम स्टोर करते हैं इनको, उसके प्रभाव से इनमें जेनेटिक चेंज हो जाते हैं, म्यूटेशन हो जाता है और बैक्टीरिया का नेचर बदल जाता है, या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका नेचर बदल जाता है। तो अपने स्टोरेज के दौरान हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम बैक्टीरिया जिस स्ट्रेन को स्टोर कर रहे हैं उसमें मिलावट ना हो, कंटामिनेशन ना हो, लॉन्ग टर्म में वो प्योर फॉर्म में बना रहे। दूसरा, उसमें किसी तरीके का म्यूटेशन ना हो, अदरवाइज उसका नेचर चेंज हो जाएगा। देयर आर टू मेन स्टोरेज टेक्निक। दो ऐसी मुख्य संग्रहण की विधियां हैं। शॉर्ट टर्म स्टोरेज टेक्निक आर यूज्ड टू प्रिजर्व सैंपल्स दैट आर यूज्ड रेगुलरली। शॉर्ट टर्म वाली विधि का उपयोग ऐसे सैंपल को स्टोर करने के लिए किया जाता है जिनका इस्तेमाल हम नियमित तौर पर करते हैं, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन या हफ्ते में उन्हें हमें ज़रूरत होती है उनकी, तो हम वहाँ से निकालते हैं और अपनी ज़रूरत भर का सैंपल निकालते हैं, फिर उसको स्टोर कर देते हैं। लॉन्ग टर्म स्टोरेज टेक्निक आर द बेटर ऑप्शन फॉर प्रिजर्विंग सैंपल्स दैट विल नॉट बी यूज्ड एज फ्रिक्वेंटली। जबकि जो लॉन्ग टर्म स्टोरेज टेक्निक है वो उस उद्देश्य के लिए है जब हम बैक्टीरिया के सैंपल को हमें प्रायः ज़रूरत नहीं होती है और भविष्य के लिए उन्हें स्टोर कर देते हैं कि आने वाले लंबे समय में हो सकता है कि कभी उनकी ज़रूरत पड़े, तो इस तरीके से उन्हें
लॉन्ग टर्म स्टोरेज टेक्निक के माध्यम से स्टोर किया जाता है। सो up to this we have two techniques for the storage of bacteria. One is short term storage technique and another is long term storage technique. Now first short term storage technique. How we store bacteria for few days or for few months, few weeks. Then we adopt short term storage technique. In this technique, microbes can be cultivated for brief period on an appropriate growth medium containing agar, a solidifying agent. तो इस मेथड में माइक्रोब को किसी कल्चर मीडियम में जिसमें एगार मिला होता है उसमें ग्रो किया जाता है। एगार एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है जो मीडियम को सॉलिड बनाता है। अब इस कल्चर किए गए बैक्टीरियल कॉलोनी को व्हेन स्टोर्ड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इन लेबोरेटरी फ्रिज एगार प्लेट कल्चर स्टे वायबल फॉर सेवरल वीक्स। तो इस तरीके से ये जो कल्चर की गई बैक्टीरियल कॉलोनी है उसके कल्चर मीडियम सहित अगर हम लैब की फ्रिज में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर कर दें तो जो बैक्टीरिया की सेल है वो कई सप्ताह तक जीवित बनी रहेगी और उनका उपयोग हम कर सकते हैं। तो पहला मेथड ये हो गया कि कल्चर के बाद हम उन्हें 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेबोरेटरी फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। दूसरा जो कल्चर टेक्निक था स्टेप कल्चर। स्टेप कल्चर इज अनदर शॉर्ट टर्म बट स्लाइटली लॉन्गर टर्म स्टोरेज टेक्निक। दूसरी जो मेथड है शॉर्ट टर्म में वो है स्टेप कल्चर मेथड। अब ये जो अभी पहली मेथड है अगर सेवरल वीक्स से ज़्यादा समय के लिए हमें स्टोर करना है तो हम स्टेप कल्चर टेक्निक को अपनाते हैं। दैट इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग ए सिंगल कॉलोनी फ्रॉम एन एगार प्लेट इनटू ए मिक्स ऑफ एगार एंड ग्रोथ मीडिया। तो इसमें जो है बैक्टीरिया की एक सिंगल कॉलोनी को एक फ्रेश एगार से मिश्रित ग्रोथ मीडिया लेते हैं और उसमें उसे डाल देते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ स्टेप कल्चर रेंज फ्रॉम वीक टू ए ईयर डिपेंडिंग ऑन द माइक्रोब स्पीसीज एंड जीनस। और इस विधि से जो बैक्टीरिया है उसे हम कुछ सप्ताह से लेकर सालों तक स्टोर कर सकते हैं और ये जो दिनों की संख्या है वो निर्भर करेगा कि हमारी माइक्रोबियल स्पीसीज कौन सी है, उसका जीनस कौन सा है, यानी उसके नेचर के हिसाब से कुछ ऐसे हैं जो इस विधि के द्वारा कुछ सप्ताह तक स्टोर किए जा सकते हैं जबकि दूसरे स्ट्रेन ऐसे हैं जिन्हें हम वर्ष भर स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस विधि में बैक्टीरिया की सिंगल कॉलोनी को एगार प्लेट से उठा के एक मिक्स ऑफ एगार एंड ग्रोथ मीडिया में डालते हैं और फिर उन्हें जो है स्टोर कर दिया जाता है। These cultures use nutrient from the culture media to grow continuously, allowing them to survive for longer period on available nutrients. तो ये जो स्टेप कल्चर है इसमें क्या किया जाता है कि जो कल्चर प्लेट से हमने बैक्टीरिया को उठाया है और दूसरे कल्चर मीडियम में डाला है जिसमें एगार मिला हुआ है तो वहाँ से ये थोड़ा थोड़ा करके अपना न्यूट्रिएंट लेता रहता है और उसमें ग्रो करता रहता है। तो लंबे समय तक उसमें ये इस तरीके से सर्वाइव करता है। अब उसमें हम अपने ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सैंपल निकालते रहते हैं और ये ग्रो करके अपनी संख्या मेंटेन रखता है। तो इस तरीके से इस विधि से भी हम सालों तक काम चला सकते हैं। इसी में थोड़ा सा और परिवर्तन करके रैपिंग द प्लेट सिक्योरली विथ लेबोरेटरी फिल्म हेल्प प्रिवेंट एगार डेजिकेशन एंड कंटामिनेशन। तो जो प्लेट है इसको ऊपर से हम एक फिल्म से ढक देते हैं ताकि जो वाटर है वो वेपराइज ना हो। वाटर वेपराइज हो जाएगा तो मीडियम सॉलिड हो जाएगा। तो इनको सूखने से बचाने के लिए, डेजिकेशन से बचाने के लिए और बाहर से कोई दूसरा बैक्टीरिया आके उस कल्चर मीडियम में ना घुस जाए, किसी दूसरे स्ट्रेन का कंटामिनेशन ना हो, इन दोनों चीज़ों से यानी कि जो हमारा कल्चर मीडिया है वो सूखे नहीं
और बाहर से कंटामिनेशन ना हो, इसके लिए हम ये जो स्टेप कल्चर है इसको एक लेबोरेटरी फिल्म से ऊपर से ढक देते हैं। स्टोरिंग द प्लेट विथ एगार साइड अप हेल्प्स टू प्रिवेंट कंडेंसेशन। और इसमें जो है जो प्लेट है, स्टोरिंग द प्लेट विथ एगार साइड अप, जो एगार का हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रहे और जो न्यूट्रिएंट है वो नीचे की तरफ रहे। अगर ये विधि अपनाते हैं तो इस विधि में कंडेंसेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, कंडेंसेशन को रोका जा सकता है। अब इस विधि की जो डिमेरिट है वो देखते हैं। तो द डाउन साइड ऑफ शॉर्ट टर्म स्टोरेज इज द इवेंचुअल डेजिकेशन ऑफ एगार व्हेन स्टोर्ड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। इसकी जो डिमेरिट है वो ये है कि जब इस विधि से शॉर्ट टर्म के लिए स्टोरेज किया जाता है तो जैसे जैसे समय बीतता है एगार जो है सूखने लगता है अगर हम लंबे समय तक उसे रखते हैं। Another drawback is the potential for microbial demise and unwanted genetic mutation as microbes continue consuming nutrient from the culture media। दूसरा जो इसका कमी है, ड्रॉबैक है, वो ये है कि जो इस विधि में समय बढ़ने के साथ साथ जो बैक्टीरिया हैं वो मरते जाते हैं, डिमाइस होता है उनका, और साथ ही साथ जो जीवित रहते हैं उनमें जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइक्रोब्स उस मीडियम में कंटिन्यूली ग्रो कर रहे हैं और उस मीडियम से न्यूट्रिएंट लेते हैं, कंज्यूम करते हैं। उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं जिसमें कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बैक्टीरिया से एक्सक्रीट होकर न्यूट्रिएंट मीडियम में इकट्ठा होते रहते हैं और एक समय ऐसा आ जाता है कि इनकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है तो ये टॉक्सिक हो जाते हैं। इस वजह से इनमें जो टॉक्सिसिटी बढ़ रही है उसकी वजह से इनमें जेनेटिक चेंजेस हो सकते हैं। तो दो कमियां हैं, एक तो एगार समय के साथ सूखने लगता है, डेजिकेशन की समस्या है। दूसरा यह है कि माइक्रोबियल डिमाइस होता है समय के साथ साथ और उसमें एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस के इकट्ठा हो जाने से जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं, जेनेटिक म्यूटेशन हो जाते हैं। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द शॉर्ट टर्म स्टोरेज मेथड ऑफ द बैक्टीरिया। अब दूसरा जो है लॉन्ग टर्म स्टोरेज टेक्निक। लॉन्ग टर्म स्टोरेज इन्वॉल्व्स क्रायो प्रिजर्विंग माइक्रोब्स at temperatures below freezing at about -20 डिग्री सेंटीग्रेड और -80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज में हम क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स है उसको क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन का मतलब कि अति कम तापमान पर उन्हें संरक्षित किया जाता है और यह तापमान है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर या तो संरक्षित किया जाता है या फिर -80 डिग्री सेंटीग्रेड। Cells are either directly placed in a freezer or rapidly frozen using liquid nitrogen। तो इसके लिए कोशिकाओं को या तो सीधे फ्रीजर में रख दिया जाता है जहाँ वो ठंडी हो जाती हैं, या उन्हें लिक्विड नाइट्रोजन में डुबो के फ्रोज किया जाता है, यानी शीत किया जाता है, उनको ठंडा किया जाता है। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर सब्सटेंशियली रिड्यूस एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब जब सेल का तापमान इतना कम हो जाता है -20 डिग्री सेंटीग्रेड और एक्सट्रीम में -80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इतने कम तापमान पर जो सेल की एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाती है। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर की वजह से ये जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है बहुत कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। और जब रिड्यूस हो जाती है कर्टेलिंग माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की माइक्रोबियल मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो भी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती हैं, बहुत धीमे हो जाती हैं। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर स्टोरिंग ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। तो ये जो विधियां हैं ये सभी तरीके के सूक्ष्म जीवों को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उपयुक्त हैं। सस्पेंडिंग सेल्स इन ग्रोथ मीडिया containing cryoprotectant
such as about 30% by volume. Glycerol before freezing helps prevent damage from ice crystal formation as ice expand when it freezes. तो इस मेथड में उनको सीधे हाईली फ्रीज करने के लिए या उन्हें लिक्विड नाइट्रोजन में डालने से पहले ऐसी सेल्स को क्रायो प्रोटेक्टेंट युक्त मीडियम में कुछ समय के लिए रखा जाता है, यानी ऐसे मीडियम में जिनमें क्रायो प्रोटेक्टेंट मिले होते हैं, और मीडियम में ये बाई वॉल्यूम 30% के आसपास, अगर जो कल्चर मीडिया है उसमें 30% के आसपास ग्लिसरॉल मिला दिया जाए, उनको फाइनली फ्रीज करने से पहले और उस मीडियम में कुछ समय तक रखा जाए। तो क्या है, ग्लिसरॉल एक क्रायो प्रोटेक्टेंट है और जब उनसे पहले ट्रीट कर दिया जाता है तो वो फ्रीजिंग के दौरान उनमें उनके कोशिका द्रव्य में आइस क्रिस्टल नहीं बनते, क्योंकि आइस क्रिस्टल बनने से वॉल्यूम बढ़ता है अंदर का और सेल ब्रस्ट कर जाती हैं, यानी नष्ट हो जाती। चूंकि बर्फ जो है, पानी जब बर्फ में बदलता है तो फैलता है, तो जाहिर सी बात है कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, उसका एक बड़ा हिस्सा लगभग में 70% पानी होता है। तो जब -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उन्हें ठंडा करेंगे तो ये पानी जो है वो बर्फ़ में बदल जाएगा, और अगर उनको पहले से क्रायो प्रोटेक्टेंट से ट्रीट नहीं किया गया है तो बर्फ़ ये जो फैलेगा अंदर, उसकी वजह से उनकी सेल ब्रस्ट कर जाएगी, ऑर्गेनेल डैमेज हो जाएंगे और अल्टीमेटली उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। इसलिए इस मीडियम में क्रायो प्रिजर्वेशन करने से पहले उन्हें क्रायो प्रोटेक्टेंट युक्त मीडियम से ट्रीट किया जाता है, ताकि उनकी कोशिका द्रव्य में प्रिजर्वेशन के दौरान, फ्रीजिंग के दौरान आइस क्रिस्टल ना बने और वो सुरक्षित रहे। फॉर मैक्सिमल रिकवरी रेट इट इज एडवाइसेबल टू फ्रीज कल्चर्स ड्यूरिंग द स्टेशनरी ग्रोथ फेज व्हेन सेल कंसंट्रेशन पीक्स। तो अच्छे परिणाम के लिए ये सलाह दी जाती है टू फ्रीज कल्चर्स ड्यूरिंग द स्टेशनरी ग्रोथ फेज। जब हम मीडियम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर कर रहे होते हैं और कल्चर में जो वो स्टेशनरी ग्रोथ फेज की अवस्था में आ जाते हैं, तब उन्हें हम उस अवस्था में उन्हें फ्रीज करना चाहिए, उन्हें स्टोर करना चाहिए, और ये जो है काफ़ी अच्छा परिणाम देता है। तो जो है बैक्टीरिया की जब कल्चर मीडियम में ग्रोथ शुरू होती है तो पहले स्लो ग्रोथ रेट होती है, फिर वेरी फास्ट ग्रोथ रेट होती है, और फिर लास्ट में स्टेशनरी ग्रोथ फेज आ जाती है। तो ये जो लास्ट की अवस्था है, इसमें आने पर ही उनको फ्रीज करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए, जिससे हमें बाद में उनकी रिकवरी जो है, जैसे जब इतने कम तापमान पर उन्हें फ्रीज करते हैं तो उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाती है, एक तरीके से वो बेहोश की अवस्था में चले जाते हैं। अब जब हमें उनका इस्तेमाल करना है तो उन्हें फिर वहाँ से निकाल के एक्टिव करना होता है, जिसको हम कहते हैं रिकवरी। तो इसके लिए उन्हें धीरे धीरे उनका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, रूम टेम्परेचर पर लाया जाता है, और यहाँ तक आके फिर वो इनमें एंजाइमेटिक एक्टिविटीज तेज हो जाती हैं, फास्ट हो जाती हैं, और वो चैतन्य हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो इस तरीके से जो स्टेशनरी ग्रोथ फेज है उसमें ही इनको स्टोर करना चाहिए। कल्चर स्टोर्ड एट -20 डिग्री सेंटीग्रेड रिमेन स्टेबल फॉर अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर। अब किसी मीडियम में कल्चर किए गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करते हैं तो लगभग में 1 साल तक ये वायबल बने रहते हैं, जबकि whereas those stored at -80 डिग्री सेंटीग्रेड और इन लिक्विड नाइट्रोजन, वह बैक्टीरियल कॉलोनी जिन्हें -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर या तरल नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है, वो कैन रिमेन वायबल फॉर डिकेड्स। तो ये सैकड़ों वर्षों तक, अ, दसों वर्षों तक, 10 वर्षों तक या मोर देन 10 वर्षों तक
ये वाइबल बने रहते। तो अगर हमें फॉर 1 ईयर करना है, 1 ईयर और 2 ईयर, तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही स्टोर करने से काम हो जाएगा। बट इफ वी वांट टू स्टोर देम फॉर मोर देन 10 ईयर्स, then the use of liquid nitrogen will be best. To retrieve frozen microorganisms, gently thaw them at -37 degree centigrade and inoculate cells into fresh growth medium. अब इनकी रिकवरी के लिए, यानी कि जब हम वापस इन्हें जहाँ से स्टोर किया गया वहाँ से बाहर निकालते हैं उपयोग के लिए, तो इन्हें रूम टेम्परेचर पर या 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाके इनका तापमान धीरे धीरे बढ़ाया जाता है और इन्हें उल्टा पलटा जाता है इनको। इस क्रिया को कहते हैं थॉविंग। तो धीरे धीरे इनका तापमान बढ़ता है, एंजाइमेटिक क्रियाएं तेज पकड़ती हैं और फिर ये एक्टिव हो जाती है। इसके बाद फिर इन्हें क्या काम करना चाहिए, फ्रेश ग्रोथ मीडियम में डाल देना चाहिए, जहाँ पर उनमें स्फूर्ति आ जाती है, उनमें ग्रोथ और डिवीजन शुरू हो जाता है और वो फुली एक्टिव हो जाते हैं। तो इस तरीके से इस सेक्शन में हम लोगों ने बैक्टीरिया के स्टोरेज के बारे में पढ़ा। उन्हें हम लेबोरेटरी फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, स्टेप कल्चर के द्वारा थोड़ा और दिनों तक स्टोर कर सकते हैं, या फिर और ज़्यादा अगर और मोर देन 1 ईयर स्टोर करना है तो हम उन्हें -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा करके अतिशीत करके स्टोर कर सकते हैं। इफ़ वी वांट टू स्टोर देम फॉर मोर देन 10 ईयर्स, तो हम लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं और उनका टेम्परेचर -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाते हैं। तो इस तरीके से वो काफ़ी लंबे समय तक वाइबल बने रहते हैं और उनमें जो आनुवंशिक चेंजेस हैं वो भी स्टेबल रहते हैं, यानी उनमें म्यूटेशन नहीं होते। तो इन विधियों से इन्हें लंबे समय तक स्टोर किया जाता है।